नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज लास्ट सेशन को हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास पर नजर डालेंगे। सेशन मूल रूप से एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की एक बेहतरीन पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व हम लोग ऑलरेडी प्राचीन भारत के सारे जो भी सेशन थे वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। सेशन मूल रूप से 14वीं जेपीएससी के साथ साथ 71वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी सेशन समान रूप से उपयोगी होगा। रीजन क्या है कि आपका जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो एनसीईआरटी के आधार पर ही जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं उनमें, और इनका आधार एनसीईआरटी होता है। ये ध्यान रखिएगा। सेशन को अगर हम लोग देखें तो ये बुक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, इससे पूर्व हम लोग पहले काफी चर्चा कर चुके हैं, इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। रीजन क्या है कि इसमें आप अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के 6 to 12 से लेकर के ओल्ड और न्यू दोनों को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है, दोनों प्रकार के बुक्स को। साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड के साथ में एनआईओएस के नोट्स को भी संग्रहित करने का प्रयास प्रकाशक के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर आज दक्षिण भारत के इतिहास पर नजर डालेंगे। फैक्चुअल प्रश्नों का काफी ज्यादा यहाँ पे फैक्ट्स विभिन्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सुदूर दक्षिण के राज्य, और सुदूर दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मूल रूप से 3 राजवंशों को प्रमुखता देते हैं, जिसमें हमारा चोल, चेर और पांड्य राजवंश शामिल होते हैं। ये ध्यान रखें, चोल, चेर और पांड्य राजवंशों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों की भी बात करते हैं तो उसके अभिलेखों में हम लोग देखते हैं कि चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्र की बात कही गई है अशोक के अभिलेख में। लेकिन अगर हम लोग इनके प्रॉपर इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें संगम काल में हुए 3 संगम का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगम, या ध्यान रखिएगा तमिल भाषा में इसे मुचंगम भी कहा गया है, संगम को ही मुचंगम कहा गया है। और कवियों की यह सभा हुई थी, कवियों की सभा हुई थी, 3 संगम हुए थे अलग अलग स्थानों पर। ध्यान रखना है कि ये जो संगम का आयोजन था, कहा जाता है कि ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री ईस्वी तक इसका आयोजन, लगभग 600 वर्षों के मध्य इसका आयोजन किया गया पांड्य शासकों के संरक्षण में। पहले संगम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऋषि अगस्त्य के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इसका आयोजन मदुरै में किया गया, और इसमें जो भी ग्रंथ रचे गए वो हमें वर्तमान समय में प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा जो संगम का आयोजन था, इसके जो अध्यक्षता किए थे इन्होंने ये थे ऋषि अगस्त्य के साथ साथ तोला कपैयार और ऋषि अगस्त्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस संगम का आयोजन कपाटपुरम अलवै में किया गया था, और इसका एकमात्र जो प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध है वर्तमान समय में वह तोला कपैयार की रचना तोला कप्पियम है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। तीसरा जो संगम हुआ था वो नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरै में इसका आयोजन किया गया था। इसमें कवियों के द्वारा लिखे गए या रचित ग्रंथ जो है वर्तमान समय में काफी मात्रा में उपलब्ध है। अब बात करेंगे यहाँ सबसे पहले हम लोग कि सुदूर दक्षिण भारत में जो राज्यों का उदय हुआ वो क्या कहलाए, क्या कहा गया इन्हें। तो सुदूर दक्षिण के राज्यों को तमिलकम या तमिश्कम कहा जाता था। ध्यान रखिए, तमिलकम या तमिश्कम कहा जाता था। और ईसा पूर्व 4वीं सदी की जब बात करेंगे तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध प्रॉपर स्थापित हुए थे। तमिलकम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से को शामिल किया गया था। और यहाँ राजधर्म की सरदारी व्यवस्था का उदय हुआ था, जिसके कारण ही हम लोग देखते हैं कि ये राज्य काफी ज्यादा समृद्ध हुए थे। यहाँ पर शासन वगैरह का संचालन सरदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा रहा था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इस काल के लेखक या संगम काल में जो भी संगम काल के रचनाएं हैं उन ग्रंथों के रचनाकारों को गंगा नदी के साथ साथ
सोन नदी की भी जानकारी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के किन नदियों की जानकारी संगमकालीन कवियों को थी। तो गंगा और सोन नदियां, ये ध्यान रखिएगा। गंगा और सोन नदियों का जब ज्ञान होगा तो उन्हें मगध का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी प्राचीन काल में, वो कहाँ पर थी, तो इसी गंगा और सोन नदियों के किनारे अवस्थित थी। ये ध्यान रखिएगा। अब संगम साहित्य की जानकारी से मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये सब हो गया। अब आइए, अशोक के अभिलेख की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि उसमें चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का उल्लेख है। केरल पुत्रों का कहा जाता है कि चेरों को चेर वंश को या चेर राजवंश को अशोक ने अपने अभिलेख में केरल पुत्र कहा है, लेकिन सत्य पुत्र की जानकारी अभी तक हो नहीं पाई है कि सत्य पुत्र ये थे कौन। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि मेगा अस्थनीज की कृति है इंडिका। इंडिका में हम लोग पांड्य प्रदेश की चर्चा पाते हैं। पांड्य प्रदेश जो कि मोतियों के लिए उस काल में प्रसिद्ध था, इसकी चर्चा मेगास्थनीज ने की है। और मेगास्थनीज लिखता है कि पांड्य राज्य का शासन स्त्री के द्वारा संचालित था। ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा लगता है कि उस कालखंड में या मौर्य काल के समय जब पांड्य राज्य का विश्लेषण मेगास्थनीज के द्वारा किया जा रहा था, तो उस समय पांड्य राज्य में मातृसत्तात्मक तत्व जो थे वो प्रबल थे। अब सबसे पहले दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य चोल, चेर, पांड्य में से हम लोग पांड्य को देखेंगे। और पांड्य राज्य की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। वर्तमान तमिलनाडु राज्य के आधुनिक जिले की बात करेंगे तो तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम और मदुरा जिले पांड्य शासन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु में इसी था पांड्य राज्य, यह भी ध्यान रखिएगा। और मदुरा इनकी राजधानी थी। यहीं पर संगम साहित्य या संगम का आयोजन किया गया था इन राज्यों के पांड्य राज्यों के राजाओं के संरक्षण में, जिसे संगम कहा गया। और तमिल परिषद, ये बेसिकली तमिल भाषा की परिषदें थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न साहित्यों का रचना किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपका शिलप्पादिकरम की रचना हुआ है एक, जो कि तीसरे संगम की रचना है। इसके नायक थे कोवलन नहीं है, कोवलन की मृत्यु नेदुनजेलियन के शासनकाल में मानी जाती है। और नेदुनजेलियन जो था वो आपका एक प्रमुख पांड्य शासक था। अगर हम लोग शिलप्पादिकरम के रचनाकार की बात करेंगे तो इलांगो आदिगल के द्वारा इसकी रचना की गई, जो कि एक जैन साधु थे। ध्यान रखिएगा, नेदुनजेलियन पांड्य शासक के काल की घटना है। कोवलन और कनग्गी का जो कथा है वो इसी शिलप्पादिकरम की मानी जाती है। पांड्य राजवंश का व्यापार की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। और इन्होंने, पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपने दूत भेजे थे। तो ये कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं ये पांड्य वंश से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला राज्य है हमारा चोल राज्य। चोल राज्य की बात करेंगे तो इसे आरंभ में चोल मंडलम या कोरोमंडल भी कहा जाता था। भारत में कोरोमंडल या चोल मंडलम भी इसे कहा जाता था। ये कहाँ थी? तो वर्तमान पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर कोण में यह इसी था। पूर्वोत्तर कोण में आपका बेल्लार और पेन्नार नदियों के मध्य चोल राज्य का विकास हुआ था। ये प्राचीन कालीन चोल है, ये ध्यान रखिएगा, न कि 9वीं सदी में स्थापित विद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया चोल। ये अंतर आप लोग डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि जो प्राचीन काल में जो चोल वंश था, जो कि मौर्य वंश के समकालीन चोल शासक थे, उनका संबंध 9वीं शताब्दी में विद्यालय द्वारा स्थापित चोलों के साथ संबंध था या नहीं था, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आज के समय में भी। तो ये ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य से ही हमें किसकी चोलों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और ये ध्यान रखिएगा, इनकी राजनैतिक सत्ता का जो केंद्र था वह था उरैयूर। और उरैयूर उस कालखंड में दक्षिण भारत में सूती कपड़े के व्यापार के लिए उरैयूर प्रसिद्ध था, जो कि चोलों की राजधानी थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी चोल राजवंश का एक शासक हुआ जिसका नाम एलोरा भी कहा जाता है, या इसे एलारा के नाम से भी जाना जाता है। एलारा ने क्या किया कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक उसने श्रीलंका पर आधिपत्य स्थापित रखा। इसका सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ वह कारिकल था।
राजा कारिकल चोलों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और ध्यान रखिएगा इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक इसका युद्ध लड़ा था कारिकल ने, जिसे हम लोग बेन्नी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा बेन्नी की लड़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कारिकल ने बेन्नी की लड़ाई लड़ी थी और इसमें उसने पांडे, चेर तथा लगभग 8 अन्य शासकों के गठबंधन को पराजित किया था। इसीलिए कारिकल को इतनी प्रतिष्ठा मिली थी, ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त एक अन्य युद्ध है बहाई परन दलाई। बहाई परन दलाई में भी इसने कई शासकों को एक साथ पराजित किया था कारिकल ने, जिसके कारण चोल शासक कारिकल को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इसने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कारिकल के द्वारा पुहार नगर या कावेरी पत्तनम की स्थापना की गई, वर्तमान कावेरी पत्तनम। और वहीं पर इसने क्या किया कि एक कावेरी नदी के किनारे लगभग 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इसने बनाया था। मतलब उस कालखंड में दक्षिण भारत में बांध बनाने की इंजीनियरिंग भी उपलब्ध थी। 160 किलोमीटर लंबा बांध यहाँ पे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा चोलों की अगर बात करेंगे वैभव का मुख्य स्रोत या उनकी आय का जो मुख्य स्रोत था वह सूती कपड़ों का व्यापार था। और उनके पास एक कुशल नौसेना भी स्थित थी। कुशल नौसेना के कारण ही उन्होंने श्रीलंका पर आधिपत्य स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना है हमें। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस मैप का स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। इस मैप से आप लोग उस कालखंड के दक्षिण भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपका चोल कहाँ थे, चेर कहाँ थे और पांडे कहाँ पे थे। साथ ही कालांतर में हम लोग बादामी वगैरह भी यहाँ पर हम लोग इस मैप के सहारे ही देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीसरा राज्य है चेर राज्य। और चेर राज्य की जब बात करेंगे तो केरल देश, चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में था। पश्चिम और उत्तर में, एक पूर्वोत्तर में पांड्य देश, इसके पूर्वोत्तर कोण पर हमारा चोल राज्य था और इसके पश्चिमोत्तर पे हमारा चेर राज्य था। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पांड्य। इस प्रकार का मैप आप लोग बना सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बेल्लार और पेन्नार नदियों के मध्य आपका चोल राज्य विस्तारित था। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखें केरल राज्य का और तमिलनाडु के कुछ भाग में चेर राज्य का विकास हुआ था। और चेरों का महत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो चोलों और पांड्यों के महत्व के समान ही उस काल में स्थापित हुई थी। रोमन व्यापारियों की बात करेंगे या रोमनों की बात करेंगे तो उन्होंने मुजरिस के साथ साथ क्रांगनोर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ये ध्यान रखिएगा मुजरिस और क्रांगनोर दोनों जो थे वो चेर शासन वाले क्षेत्र में ही स्थित थे। चेर क्षेत्र क्रांगनोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रोमनों के द्वारा, रोमन व्यापारियों के द्वारा सम्राट ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिए कुछ प्रमुख चेर शासकों का, इसमें सेनगुटवन लाल चेर का नाम ध्यान में रखिएगा। सेनगुटवन लाल चेर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये ध्यान रखिएगा। और उदयनजिराल को आरंभिक चेर शासक माना जाता है। साथ ही साथ उदयनजिराल का पुत्र था आपका नेंदुजिराल अदन। नेंदुजिराल अदन ने 7 शासकों के समूह को पराजित करके अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सेनगुटवन लालचेर की बात करेंगे तो उसने कनग्गी पूजा प्रारंभ की थी, या इसे हम लोग पत्नी पूजा के रूप में भी जानते हैं। कनग्गी पूजा या पत्नी पूजा की परंपरा सेनगुटवन लालचेर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस पूजा को प्रारंभ करने में सेनगुटवन को श्रीलंका के शासक से सहायता प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा श्रीलंका के शासक ने उसकी सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त लालचेर को, सेनगुटवन को लाल या भाला चेर भी संगम कालीन कवियों के द्वारा कहा गया है। साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि चेरों ने मलयालम भाषा का उपयोग सरकारी अभिलेखों में किया गया था। ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मलयालम भाषा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मलयालम भाषा का पहला उपयोग जो है चेरों के द्वारा सरकारी अभिलेखों में किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में प्रयुक्त पहली क्षेत्रीय भाषा का उदाहरण मलयालम थी, जिसका उपयोग
चेरों के द्वारा किया गया। अब इस कालखंड में 3 संगमकालीन राज्य थे मौर्य काल में 300 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा, और उसकी राजधानी, राजकीय चिन्ह और बंदरगाह, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पांड्यों की बात करेंगे तो इनकी राजधानी मदुरै थी, राजकीय चिन्ह मछली था और कोरकई इनका प्रमुख बंदरगाह था। चोर की बात करेंगे तो ये प्रारंभिक उरैयूर इनकी राजधानी थी, कालांतर में कारिकल के शासन काल में पुहार इनकी राजधानी बनी, बाघ इनका राजकीय चिन्ह था और पुहार इनका प्रमुख बंदरगाह था। चेरों की बात करेंगे तो इनकी राजधानी बज्जी थी, तीर इनका राजकीय चिन्ह था और तोंडी और मुसीरी या मुजरिसी, तोंडी या मुसीरी या मुजरिसी जो थे इस क्षेत्र में प्रमुख बंदरगाह स्थल था। ये ध्यान रखिए, बंदरगाह स्थलों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। संगमकालीन आर्थिक स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि तमिल काव्यों में रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशीदार बुनाई का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि चोलों की राजधानी उरैयूर जो थी वो सूती वस्त्रों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विश्व विख्यात थी। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि इस कालखंड में नहीं, आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में 2 समूहों का विकास हुआ जो कि व्यापारिक समूह थी। एक था आपका मणिग्रामम और दूसरा था आपका नाना देशी। ये दोनों व्यापारिक संघ थे। मणिग्रामम प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ व्यापार करते थे नाना देशी लोग, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारिक समूह थे चिटैयार और गरवाड़ी ओसवाल। चिटैयार और गरवाड़ी ओसवाल भी हम लोग देखते हैं कि क्या थे, व्यापारिक संघ थे। इसी कालखंड में तमिल लोग एक और यूनान या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य तथा अरब के साथ साथ मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापार करते थे। यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य, अरब प्रायद्वीप के राज्यों के साथ में मलय द्वीप समूह और चीन के साथ ये तमिल लोग इस कालखंड में व्यापार करते थे। और व्यापार की अगर बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि चावल, अदरक, दालचीनी आदि अनेक वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में जो दिए गए हैं वो तमिल भाषा से ही लिए गए हैं। चलिए, इस काल की अगर राज्य के आय की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि खेती की उपज या लगान से वसूला जाने वाला कर राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। पांड्यों के सेना में घोड़े प्रमुखता से शामिल किए जाते थे और पांड्य राज्य घोड़ों का आयात विदेशों से समुद्र मार्ग से किया करते थे। इस कालखंड में देखते हैं तो पैदल सिपाही और जो घुड़सवार होते थे वो अपने पैर की रक्षा के लिए चमड़े की पन्ही या जूता पहनते थे, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो बहुत सारे तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है। जनरली अगर हम लोग देखें तो सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। एनआरडी कौन था? तो एनआरडी सेनाध्यक्ष या सेना नायकों को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। चोल और पांड्य दोनों राज्यों की जब हम लोग बात करते हैं तो असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के जो पद थे वो बल्लाल या धनी किसानों को दिए जाते थे। बेल्लाल या धनी की बेल्लाल कौन थे? तो चोल और पांड्य राज्य में धनी किसानों को बेल्लाल कहा गया था और शासक वर्ग को इस कालखंड में अरसर कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। धनी किसान बेल्लाल, शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कडेसियर कौन थे? कडेसियर थे आपके सबसे निचले वर्ग के लोग जो कि खेत मजदूर के रूप में कार्य किया करते थे। सबसे निचले वर्ग के लोग को कडेसियर कहा जाता था। वहीं परियार की बात करेंगे तो परियार आपके कृषक मजदूर थे, लेकिन ये लोग पशुओं की खाल के साथ साथ चमड़े का भी कार्य करते थे और चमड़े का कार्य ये लोग करते थे। चटाई के रूप में इसका प्रयोग, चमड़े का प्रयोग इनके द्वारा परियार लोगों के द्वारा किया जाता था। तमिल क्षेत्र में अगर देवता की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा उनके मुख्य अस्थाई देवता थे मुरुगन और कहा जाता है कि शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ इनका साम्य दर्शाया गया है और मुरुगन को ही कालांतर में हम लोग देखते हैं सुब्रमण्यम, भगवान सुब्रमण्यम कहा गया। सुब्रमण्यम मुरुगन का ही वर्तमान नाम है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तमिल भाषा एवं संगम साहित्य को तो ध्यान रखिए 9990 वर्ष तक ये चला था। ये सब प्रश्न पूछा नहीं जाएगा तो इसलिए हम लोग इसे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे।
मदुरै में संगम सम्मेलन का आयोजन पांड्य राज्य को संरक्षण में हुआ। हम लोग पहले ही ये सब चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, संगम को सामान्यतः दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला आख्यानात्मक और दूसरा उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथों की बात करेंगे तो मेल कनक्कू या 18 मुख्य ग्रंथ कहे जाते हैं आख्यानात्मक ग्रंथ को। और आख्यानात्मक ग्रंथों में ये वीर गाथा काव्य है। ध्यान रखिएगा, शासकों की प्रशंसा में जो युद्ध लड़ते थे शासक, उनकी वीर गाथा में जो काव्य लिखे गए उन्हें आख्यानात्मक ग्रंथों के अंतर्गत रखा गया। इसे मेल कनक्कू कहा गया। वहीं उपदेशात्मक ग्रंथों की बात करेंगे तो इसे कील कनक्कू कहा गया। इसमें 18 लघु ग्रंथ हैं, ये ध्यान रखना है। इस कालखंड में संगम साहित्य की बात करेंगे तो लोहे से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे पता लगता है कि दक्षिण भारत में इस कालखंड में लोहे का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था। साथ ही साथ इस कालखंड की एक प्रमुख रचना है तोला कप्पियम। ये ध्यान रखिएगा, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार तोला कप्पय्यर है। दूसरी संगम में इसकी रचना की गई थी। दूसरे संगम के जो सह अध्यक्षता थी अगस्त्य मुनि के साथ साथ तोला कप्पय्यर के द्वारा ही किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, जिसका नाम है तिरुकरुल। तिरुकरुल एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संत तिरुवल्लुवर की रचना है। संत तिरुवल्लुवर जो कि एक महान तमिल संत थे, उनकी रचना तिरुकरुल के नाम से जानी जाती है। वहीं अन्य बुक्स की बात करेंगे तो सिलप्पादिकरम की रचना इलांगो आदिगल के द्वारा की गई। मणि मेकले की रचना तमिल साहित्य का ही एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी रचना शीतले सतनाथ के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि सिलप्पादिकरम में कोवलन और कनगी की प्रेम कथा, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो मणि मेकले में अगर हम लोग देखें तो कोवलन और माधवी एक वेश्या थी जिसका प्रेम प्रसंग कोवलन के साथ में था। कोवलन और माधवी के प्रसंग से जो कन्या उत्पन्न हुई थी वह मणि मेकले के नाम से जानी जाती है। मणि मेकले ग्रंथ में बौद्ध धर्म का भी वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। और इसमें मणि मेकले के साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखें, दो महाकाव्य सिलप्पादिकरम और मणि मेकले की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि दोनों के लेखक ईसा की दूसरी सदी में राज्य करने वाले चेर राजा सेन गुटवन लाल चेर के मित्र और समकालीन थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सिलप्पादिकरम और मणि मेकले की जो रचना है चेर शासक सेन गुटवन लाल चेर के शासनकाल में की गई। वहीं पर 14वीं शताब्दी में एक किताब लिखा गया है लीला तिलकम। लीला तिलकम के जो लेखक हैं उनका नाम अज्ञात है। किसने इस ग्रंथ की रचना की है ये जानकारी नहीं है। यह व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक एक महत्वपूर्ण किताब है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो शैली है वो मणिप्रभ वालम शैली है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, मणिप्रभ वालम शैली। मणिप्रभ वालम शैली में लीला तिलकम की रचना की गई है। यह शैली अगर बात करें तो यह संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं की एक मिश्रित शैली है। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्राह्मी लिपि के विषय में तो ब्राह्मी लिपि के भी छोटे छोटे कुछ अभिलेख जो कि प्राकृतिक गुफाओं में लिखे गए हैं, विशेष रूप से मदुरै प्रदेश में, वहां से हमें तमिल क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की प्राप्ति होती है। और ये लगभग 75 से भी अधिक अभिलेखों की प्राप्ति मदुरै से हमें हो जाती है। चलिए अब बात करेंगे प्रायद्वीप में नए राज्यों का गठन। तो 300 से 600 ईस्वी के बीच में लगभग 6 या 7 राज्यों का उदय होता है। यह जानकारी हमें उनके द्वारा प्रदान किए गए अनुदान या दान पत्रों से प्राप्त हो जाती है। अगर हम लोग देखें तो 7वीं सदी के आरंभ में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांडे प्रमुख रूप से इस कालखंड में प्रमुख राजवंशों के रूप में थे। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। इन शासकों के द्वारा अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी संपन्न करवाए जाते थे जो उनकी राज सत्ता को वैधता प्रदान करती थी, साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती थी। अब इन राजवंशों में अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रमुख है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसका विकास दक्षिण भारत में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के पश्चात वाकाटकों का उदय हुआ और गुप्तों का वाकाटकों के साथ में वैवाहिक संबंध था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्र सिंह के साथ में किया था, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर हम लोग बात करें वाकाटक कहाँ पर थे, तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में इनका विकास हुआ था। यहाँ पर इन्होंने अपनी राज्य सत्ता की स्थापना की थी। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे चालुक्य। चालुक्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वाकाटकों के पश्चात दक्षिण भारत में चालुक्यों का प्रभाव बढ़ गया था। इनकी राजधानी वातापी वर्तमान कर्नाटक के बीजापुर में स्थित थी और इन्होंने पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाया था। इक्ष्वाकु वंश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में, लगभग आपका आंध्र प्रदेश के एरिया में, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। और इस महत्वपूर्ण इसलिए इक्ष्वाकु वंश कि कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में इन्होंने द्वितीय भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी। ये ध्यान रखिएगा। और इनको ही हटा करके पल्लव राजवंश ने वहां पर पल्लव राजसत्ता की स्थापना की थी। अब पल्लव की बात करेंगे तो पल्लव का शब्द का अर्थ होता है लता, और ध्यान रखिएगा। और यह जो शब्द है टोंडाई का रूपांतरण है, तमिल शब्द है टोंडाई, उसका रूपांतरण है पल्लव, और लता इसका अर्थ होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा की जब बात करेंगे तो तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ होता है डाकू। ये दोनों तथ्य याद में रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे पल्लवों का अधिकार कहाँ था, तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु पर इनका मूल रूप से अधिकार था। इनकी राजधानी कांची या आधुनिक कांचीपुरम इनकी पल्लवों की राजधानी थी। और कांचीपुरम की बात करेंगे तो यह प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसका उल्लेख वेनसांग के द्वारा किया भी गया है। कदम्ब वंश की बात करेंगे तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मण के द्वारा की गई थी, और कहा जाता है कि मयूर शर्मण ने 18 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, और इसने ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में भी दिए थे। कदम्बों की शक्ति की बात करेंगे तो इन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में, कोंकण आपका महाराष्ट्र में है, उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में इन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की। इनकी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी कैनरा जिले में बैजंती या बनवासी थी। कदम्बों की राजधानी बैजंती या बनवासी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, और कदम्ब राजवंश के संस्थापक के विषय में प्रश्न पूछा भी गया है। मयूर शर्मण इसका संस्थापक था, इस वंश का। इसके पश्चात गंगों की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब गंग वंश की बात करेंगे तो गंग 2 वंश थे, एक पूर्वी गंग, एक पश्चिमी गंग। ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंग की जब हम लोग बात करते हैं, पूर्वी गंग वंश की जब बात करते हैं, ये तो ये आपका कलिंग में इन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की। और पश्चिमी गंग वंश की जब बात करेंगे तो इन्होंने कर्नाटक के मैसूर में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। ये 2 गंग वंश ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पश्चिमी और पूर्वी गंग। तो ध्यान रखें, पल्लवों के समकालीन थे आपके पश्चिमी गंग, और दक्षिणी कर्नाटक में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी गंग को मैसूर के गंग भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो वर्तमान मैसूर में भी था, और पूर्वी गंग की हम लोग बात कर ही चुके हैं। पश्चिमी गंग जो थे ये पल्लवों के सामंत थे, और इनकी राजधानी कोलार थी। कोलार याद रखिएगा, केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखिए, कोलार गोल्ड माइन याद रखिए। कोलार गोल्ड माइन में वहां पर जो सोने का उत्पादन होता था वो इन्हीं गंगों के नियंत्रण में, पश्चिमी गंगों के नियंत्रण में होता था। और इनकी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इनके विषय में कि पश्चिमी गंग राजाओं ने जो भूमि अनुदान दिया वह अधिकतर अनुदान जैनों को दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जैनों को इन्होंने भूमि अनुदान दिया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कलभ्रों का विद्रोह, मध्य प्रायद्वीपीय भारत की जब बात करते हैं तो 300 से लेकर 750 ईस्वी के मध्य राज्य का, यहाँ पर विभिन्न राज्यों का गठन होता है, कृषि की विस्तार यहाँ पर होती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के शासकों का या साम्राज्यों का यहाँ पे उदय होता है। और 6वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जो कि कलभ्रों के नेतृत्व में हुई थी, कलभ्रों का विद्रोह। और कलभ्रों ने तत्कालीन जो तमिल क्षेत्र था उसको अधिग्रहित कर लिया था। कलभ्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया जाता है, और ब्राह्मणों को मिलने वाले
ब्रह्मादेव भूमि पर इन्होंने जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और कलभ्रों के विद्रोह की अगर बात करेंगे तो इन्हें पल्लवों और बादामी के चालुक्य शासकों के संयुक्त प्रयासों से कलभ्रों के विद्रोह को दबाया गया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि पल्लव चालुक्य संघर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं। और पल्लवों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनके राज्य की जो राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र से लेकर के कावेरी डेल्टा तक का जो क्षेत्र था वहां तक यह विस्तारित था। और चालुक्यों का राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य चालुक्यों का राज्य था, ये ध्यान रखिएगा। कालांतर में इन दोनों के मध्य काफी ज्यादा विवाद होता है। कारण क्या था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर प्रभुत्व जमाने के लिए पल्लव और चालुक्य शासकों के मध्य संघर्ष होता है। जैसा हम लोग मध्यकालीन भारत में देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो संघर्ष होते थे, वो इसी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब पर अपना कब्जा जमाने के लिए ये संघर्ष होते थे। तो खैर वहां भी हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग यहाँ पर पुलकेशिन को देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, तो यहाँ ध्यान रखिएगा चालुक्यों का एक प्रमुख शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और इसके संघर्ष की कहानी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कृष्णा और गोदावरी के दोआब में पल्लवों कृष्णा और गोदावरी दोआब को पल्लवों से छीन लिया और वहां पर पूर्वी बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जो कि मूल राजवंश की एक महत्वपूर्ण शाखा थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन थे 630-668 ईस्वी में। इन्होंने चालुक्यों की राजधानी बातापी पर 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया। और इतिहासकारों का मानना है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो है यह शायद मारा गया था। इसी उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन के द्वारा बातापी कोंड की उपाधि धारण की गई। बातापी कोंड का अर्थ बातापी का विजेता होता है, ये ध्यान रखिएगा। बातापी के विजेता की उपाधि नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। इसके अतिरिक्त चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की बात करेंगे तो इसने कांची पर 3 बार विजय प्राप्त की और लगभग 740 ईस्वी में पल्लवों को पूर्ण रूप से पराजित इसने कर दिया। अंतिम पल्लव शासक की बात करेंगे तो वह आपका अपराजित था। और 757 ईस्वी में राष्ट्रकूट सामंत था दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की अपराजित को पराजित करके। अब यहाँ पर दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करेंगे तो मंदिरों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम में स्थापित किया गया 7 मंदिरों का निर्माण है। इसे सप्त पैगोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर है महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, ध्यान रखिएगा। इस शहर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। और नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि अगर हम लोग देखें तो इसकी उपाधि थी मामल्ल या महान पहलवान। मामल्लपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखिएगा जब हम लोग दक्षिण भारत की वास्तुकला या स्थापत्य कला को पढ़ते हैं तो उसमें एक शैली थी जिसे हम लोग मामल्ल शैली के रूप में भी जानते हैं। पल्लव शासकों के दौरान, पल्लव राज्य के दौरान, साम्राज्य के दौरान इन शैलियों का विकास हुआ था। यहीं पर एक मंदिर है आपका, इसका नाम है तट मंदिर या शोर टेम्पल। इस मंदिर की स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के द्वारा किया गया था, जो कि राजसिंह शैली में बना हुआ एक प्रमुख मंदिर है। इसके अतिरिक्त पल्लव शासकों की जो राजधानी थी कांची, वहां पर इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। और 8वीं सदी में बना हुआ कैलाशनाथ मंदिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण भी राजसिंह शैली के अंतर्गत नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। अगर हम लोग बादामी की बात करेंगे तो बादामी के चालुक्य शासकों ने भी एहोल में अनेक मंदिर बनवाए थे। और वहां पर एहोल में लगभग 70 की संख्या में मंदिर है, ये ध्यान रखेगा। और यदि हम लोग भारतीय वास्तुकला का उद्गम स्थल के रूप में कहें तो एहोल को भारतीय वास्तुकला के उद्गम स्थल के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पटदकल। पटदकल में 7वीं 8वीं सदी में बने हुए लगभग 10 मंदिर है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका पापनाथ मंदिर। वहीं दूसरा मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। और
पापनाथ मंदिर का जो बुर्ज है, यह बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों के बुर्ज की बात हम लोग करते हैं तो हमेशा आपके द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे या दक्षिण भारत में प्रचलित वास्तुकला की शैली में बने होते थे। लेकिन पापनाथ मंदिर का जो बुर्ज है वह उत्तर भारतीय शैली में बना है। और विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो यह पूर्णतः दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्यों को दिखाने वाली सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। ये विजयनगर शैली की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के नायक लक्कन दंडेश के द्वारा करवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। उनके नायक थे लक्कन दंडेश, उनके द्वारा यह करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अन्य तथ्यों की, तो आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इस कालखंड में दक्षिण भारत में बेगार को बिष्टी कहा जाता था। और बेगार क्या था, तो निःशुल्क कार्य लेने को बेगार कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में बिष्टी के नाम से प्रचलित थी। और राज्य या राजा जो था वह बेगार लेने का अधिकारी था। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई तथा जनजातीय किसानों ने पशुपालन की उपयोगिता और खेती के उन्नत तरीके उन ब्राह्मणों से सीखे थे, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव स्थापित हुए, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें हमें उर, सभा और नगरम, ये 3 प्रकार के गांव उस कालखंड में दक्षिण भारत में स्थापित हुए थे। उर सर्वाधिक प्रचलित गांव थे। ये मूल रूप से किसानों की बस्तियां हुआ करती थी और गांव की जमीन पर सामुदायिक अधिकार होता था, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पर कर वसूल करके शासक को सौंपा जाता था। वहीं सभा की बात करेंगे तो यह ब्राह्मणों का गांव होता था। यह ब्रह्मादे के रूप में भी कहा जाता था। और ब्रह्मादे गांव जो थे वो शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता था। इन गांवों को, ब्रह्मादे गांवों को अग्रहार भी कहा गया है। और अग्रहार गांव में भूमि पर उस ब्राह्मण का अधिकार होता था जिसे वह गांव दान में दिया गया था। नगरम कोटि के गांव की बात करेंगे तो यहाँ पर व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का दबदबा यहाँ पे बना रहता था। चालुक्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो चालुक्य क्षेत्र में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे जो महाजन कहलाते थे। ध्यान रखें, महाजन। चालुक्य शासनकाल में गांव की कार्य व्यवस्था देखने वाले गांव के श्रेष्ठ जन होते थे। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में बिदरी शिल्प कला का विकास हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है कि बिदरी शिल्प कला का विकास कहाँ हुआ, तो कर्नाटक में हुआ था। इस शिल्प कला के अंतर्गत तांबे और चांदे की जड़ाई का काम किया जाता था। यहाँ पर अगर कर्नाटक में देखें इस कालखंड में तो 5 समुदायों को पंचाल समुदाय के रूप में बुलाया गया, जिसमें सुनार कसेरा जो कि कांसा का काम करता था, कांसा का बर्तन बनाता था, लोहार लोहे का बर्तन बनाता था, राजमिस्त्री जो आपका घर बनाता था, बढ़ई जो कि लकड़ी का कार्य करते थे। इन सभी को पांचाल समुदायों में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सलियान या पैक कोलार जो थे ये बुनकरों का समुदाय था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि वाकाटक, पल्लव, कदम और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। सिंह बर्मन आपका पल्लव शासक था, ये ध्यान रखिए। पल्लव वंश का संस्थापक भी सिंह बर्मन को माना जाता है। नेक्स्ट है 9वीं सदी की जब बात करेंगे तो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में चोल वंश का पुनः उत्थान होता है, जिसकी स्थापना विद्यालय चोल के द्वारा 850 ईस्वी में की गई थी। प्रारंभ में विद्यालय पल्लवों का सामंत था और उसने तंजौर पर अधिकार करके चोल राजवंश की फिर से स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। विद्यालय के द्वारा ही तंजावुर शहर की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना है हमें। सबसे समृद्ध चोल शासक की बात करेंगे तो राजा प्रथम थे। 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक इसका शासन था। इसके पश्चात इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासक बना था। दोनों चोल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक हुए थे। राजा प्रथम की बात करेंगे तो उसने त्रिवेंद्रम आधुनिक तिरुवनंतपुरम में चेरों की सेना को पराजित किया और क्विलोन पर अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त राजा प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को भी जीत करके अपने साम्राज्य में
मिला लिया था, ये ध्यान रखिएगा। और वहां का तत्कालीन शासक था माहिम पंचम। माहिम पंचम जो था वह दक्षिण श्रीलंका की ओर भाग करके अपनी जान बचाता है। राज राज प्रथम का नौसैनिक पराक्रम का एक अन्य उदाहरण है उसकी मालदीव के विजय। इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम जो था उसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया और वहां के शासक माहिम पंचम को पराजित किया और उसे बंदी बना करके अपने राज्य में लाता है। साथ ही उसकी राजधानी थी अनुराधापुर। अनुराधापुर को वह पूरी तरीके से तबाह कर देता है और लगभग 50 वर्षों तक जो श्रीलंका था वह चोल साम्राज्य के अंतर्गत शासित हुआ था। राजा प्रथम की बात करेंगे तो उसने 1010 ईस्वी में तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय सैनिक अभियान माना गया है कलिंग के रास्ते बंगाल पर उसका अभियान, ये ध्यान रखिएगा। और इस अभियान में उसने पाल शासक को पराजित किया था, जिसके उपरांत उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, यानी गंगा का विजेता। साथ ही साथ इसी उपलक्ष्य में उसने गंगई चोलपुरम की स्थापना की, जो कालांतर में चोलों की राजधानी भी बनी थी। राजेंद्र चोल की बात करेंगे तो वह उस कालखंड में भारत पर आक्रमण करने वाला इस्लामी आक्रांता महमूद गजनबी का समकालीन था। महमूद गजनबी का समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम था, ध्यान रखिएगा। हम लोग गंगईकोंड चोलपुरम की बात कर चुके हैं और कावेरी के मुहाने पर राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। समकालीन विदेशी शासकों की बात करेंगे जिनके संबंध चोल शासकों के साथ में थे, तो इसमें श्रीविजय साम्राज्य ध्यान रखिएगा। श्रीविजय साम्राज्य के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो वहां पर मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीपों को शामिल किया गया था। श्रीविजय साम्राज्य पर राज्य पर अगर हम लोग देखें तो शैलेंद्र राजवंश का शासन था। ये लोग मूलतः बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और चोलों के साथ उनका बेहतरीन संबंध था। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए चोल शासकों से अनुमति मांगी थी और इसका अनुमति उन्हें मिल गया था और यह अनुमति राजेंद्र प्रथम के द्वारा दी गई थी। राजेंद्र प्रथम ने इस बौद्ध विहार नागपट्टनम के बौद्ध विहार के लिए एक गांव दान में दिया था, ध्यान रखिएगा। चोल राज्य की बात करेंगे तो इस कालखंड में 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 ईस्वी में 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा और चीनी विवरण में लिखा गया है कि उसे नजराने के रूप में भेजे गए कांच के बर्तन, कपूर, कामखाब, गेंडे के सींग, हाथी के दांतों आदि के बदले तांबे के सिक्के की 81,800 मालाएं प्राप्त हुई थी। चोल प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राजा जो होता था उस कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और सारी सत्ता का जो शक्ति थी उसी के हाथों में केंद्रित रहती थी, लेकिन उसे सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो कि मंत्रियों का समूह था। इनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें अश्व सेना, घुड़ सेना, पैदल सेना और नौसेना भी शामिल थी, ये ध्यान रखिएगा। चोलों के पास एक विशाल सेना भी थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी 12वीं सदी में और उसने कहा था कि जब राजा मरता था तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ चिता में जलकर मर जाते थे। मार्को पोलो की बात करेंगे तो इसने पांड देश की यात्रा की थी। चोल साम्राज्य की बात करेंगे तो चोल साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया। प्रांतों की संज्ञा थी मंडल। मंडलम को बलनाडुओं में और नाडुओं में विभाजित किया गया। चोल साम्राज्य में कुल 8 मंडल थे। मंडल का प्रधान शासक के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो कि मूलतः अगर हम लोग देखें तो राजघराने का ही कोई व्यक्ति होता था या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। चोलकालीन अभिलेखों में 2 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है, एक है हमारा उर और दूसरी सभा या महासभा। उर की यदि बात करेंगे तो उर गांव की आम सभा थी, आम लोगों की सभा थी और स्रोतों में कहा गया है कि महासभा के कार्यकलाप के संबंध में अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती थी। महासभा जो थी मूलतः वो अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांवों के वयस्क सदस्यों की सभा थी, ये ध्यान रखिए। महासभा ब्रह्मादय गांवों की सभा थी और जो सभा थी वह उर जो थी वह गांव की आम सभा होती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनका स्थानीय प्रशासन हमेशा चर्चा में रहता है और चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है
उसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से होती है। उत्तर मेरूर कहाँ है? तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में स्थित है और इससे हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 2 अभिलेख है उत्तर मेरूर से, ये हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पूर्व को यहाँ पर किसानों की बस्तियों के रूप में जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। और इन बस्तियों में सिंचाई के समृद्ध साधन उपलब्ध थे। इस तरह के गांव के समूह को ध्यान रखिएगा, और गांवों के समूहों को नाड़ू कहा गया है। ग्राम परिषदें और नाड़ू न्याय करने के साथ साथ कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य भी चोल साम्राज्य में किया करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को नाड़ू के कामकाज का अच्छा नियंत्रण था। और ध्यान रखिएगा उनकी उपाधियां भी होती थी, जैसे भूपेंद्र बेलन प्रधान जैसी उपाधि उन्हें प्रदान की जाती थी। ये बेल्लाल किसान या धनी किसानों की उपाधियां होती थी। ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम स्वशासन था चोल साम्राज्य में, उसका प्रशासन की जिम्मेदारी विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता था, उन समितियों को सौंपा जाता था इसकी जिम्मेदारी। अब हुआ क्या करता था कि 30 सदस्यों का चयन ग्रामीण समुदाय के द्वारा किया जाता था और इन्हीं सदस्यों के माध्यम से अलग अलग समितियों का निर्माण होता था जो उस कालखंड में शासन का संचालन करते थे। ग्रामीण समिति को वारियम कहा जाता था और वारियम अनेक अलग अलग समितियां में निर्धारित, ये ध्यान रखिएगा। पहला है आपका एनवरियम जिसे सिंचाई समिति थी, पुनवरियम स्वर्ण समिति थी, तोट्टावरियम आपका उपवन समिति थी, एक तालाब समिति या तड़ाग समिति थी जो कि तालाब का देखरेख करती थी और खेतों के लिए पानी उपलब्ध करवाती थी, उसे वितरित करती थी। तालाब समिति का प्रमुख कार्य था। इन समितियों के नाम ध्यान में रखना है आप लोगों को। और सिंचाई के प्रबंधन के कारण ही हम लोग देखते हैं कि चोल साम्राज्य में 2 फसल चक्र उपलब्ध हुए थे, 2 फसल चक्र की प्रणाली अपनाई गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे, जैसे पहला है हमारा बेलन बगई। बेलन बगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार या अनुदान में दी गई भूमि थी। शाला भोग आपका विद्यालय के रखरखाव के लिए शासक के द्वारा प्रदान की गई भूमि थी। देवदान या देवदान था आपका भगवान या तिरुमडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा गया। पली चंदनम कहा गया जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को। तो ये विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के भूमि हमें दक्षिण भारत में उस कालखंड में मिलते थे जो कि अनुदान स्वरूप विभिन्न वर्गों को प्रदान किए जाते थे। सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस काल में स्थापत्य की शैली का जो विकास हुआ उसे हम लोग द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं और इसमें गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण किया जाता था। इसे हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक मंदिर का उदाहरण दिया गया है, मंदिर का उदाहरण दिया गया है। हाँ, ऊपर ध्यान रखिएगा, ऊपर में विमान का निर्माण किया जाता था, ऊपर में विमान का निर्माण किया जाता था। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का जो विमान है वो काफी ज्यादा बड़ा है और ये चोल कला का एक बेहतरीन उदाहरण भी वो प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसे विमान शैली के रूप में भी हम जानते हैं। और ध्यान रखिए प्रत्येक चोल मंदिर जो होते थे उस कालखंड में वो 4 दीवारियों से घिरे होते थे और 4 दीवारियों के अंदर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे जिसे गोपुरम कहा जाता था, उन्हें गोपुरम कहा जाता था, याद रखिएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रारंभिक उदाहरण अगर हम लोग देखें तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। वहीं इस शैली में बना सबसे बेहतरीन उदाहरण राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ ध्यान रखिएगा। राजराज प्रथम के द्वारा ही राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था और इस मंदिर का निर्माण कुंजर मल्लन जो कि वास्तुकार था, कुंजर मल्लन वह इस मंदिर का वास्तुकार था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अतिरिक्त तंजावुर को एक मंदिर नगर के रूप में भी जाना जाता है, मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर की बात करेंगे तो नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप तंजावुर शहर उपस्थित करता है। साथ ही यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस कालखंड में जो मंदिर थे वो समाज और अर्थव्यवस्था को एक व्यापक आधार प्रदान करते थे। अन्य मंदिर नगरों की बात करेंगे तो तमिलनाडु का कांचीपुरम, मदुरै, आंध्र प्रदेश में तिरुपति अन्य प्रमुख मंदिर नगरों के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में मूर्ति कला का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, उसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ
इसीलिए हम लोग देखते हैं कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 57 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण मंत्री चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण 981 ईस्वी में गंग शासक के शासन काल में उसके मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। चोलों के वास्तुकला के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो नटराज की मूर्ति ध्यान रखिएगा। नटराज की जो मूर्ति कला है यह चोल साम्राज्य के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इस नटराज शिव में भगवान शिव की 4 भुजाएं दर्शाई गई है और अधिकांश चोल शासकों की बात करेंगे तो वो शैव मतावलंबी थे। शिव को वो प्रमुख देवता के रूप में मानते थे। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। उसके पश्चात ही पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथ पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं, उसमें जो ब्राह्मणों की सभा में निर्वाचन के बारे में उल्लेख करती है। चोल शासन में कुड़ी माई एक महत्वपूर्ण भू राजस्व कर था। शंभु बरायार जो थे वो सामंत थे जो कि कभी कभी अपने लिए या अपने शासकों के लिए युद्ध किया करते थे। तो एनसीईआरटी का हिस्ट्री का आज का यह अंतिम सेशन है और इसी के साथ अगले कुछ दिनों में आप लोगों को इसका एक महामैराथन सेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में मॉडर्न इंडिया के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।